हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में बता रहा था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं आपके, एक फंक्शन है एफ और एक दूसरा फंक्शन है जी, और ये दोनों ही फंक्शन एक्स बराबर सी पर कॉन्टिन्यूस हैं। देन अल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो जो अल्फा एफ होगा वो भी एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस होगा, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर। जहां पे अल्फा कोई भी रियल नंबर है, मतलब आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो एक्स बराबर सी पर कॉन्टिन्यूस है। तो जब हम उस फंक्शन में अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया फंक्शन बनेगा अल्फा इंटू एफ वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल्स टू सी पर, जहां अल्फा कोई भी रियल नंबर है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। एफ एक्स जो है हमारा वो एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी। अब जब एफ एक्स जो है एक्स बराबर सी पर कॉन्टिन्यूस है, तो जो लिमिट होगी एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू सी पर, वो एफ सी के इक्वल होगी। ये कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। तो अब हमें प्रूव करना है कि अल्फा एफ ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो नाउ लिमिट x tending to c अल्फा एफ एक्स, ये एक नया फंक्शन बनेगा अल्फा एफ इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा को हमने कॉमन ले लिया बाहर, इज इक्वल्स टू अल्फा लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। अब अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसको हम लिमिट के बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ सी के। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एफ सी, अल्फा इंटू एफ सी। फिर इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है अल्फा एफ इंटू सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन था लिमिट अल्फा एफ इज इक्वल्स टू आ गया अल्फा एफ इंटू सी। तो इस तरह से ये हमने प्रूफ कर दिया कि अल्फा एफ जो होगा वो भी एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी अल्फा एफ इंटू एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एफ इंटू सी। ये जो नया फंक्शन आया था अल्फा का मल्टीप्लाई करा के, वो उसकी जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू सी पर, वो अल्फा एफ सी के इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। दिस इंप्लाइज अल्फा एफ इज continuous at x is equals to c। ये पहली प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए इसे। प्रॉपर्टी है आपकी f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू c। अगर दो फंक्शन है आपके पास f और g, और वो दोनों x इज इक्वल्स टू c पर कॉन्टिन्यूस होंगे, तो उन दोनों फंक्शंस का जो सम होगा वो भी x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस fx and gx are continuous at x is equals to c। दोनों ही जो है वो x is equal to c पर कॉन्टिन्यूस हैं। therefore लिमिट x टेंडिंग्स टू c fx is equals to fc and लिमिट x टेंडिंग्स टू c gx is equals to gc। ये दिया हुआ। अब नाउ लिमिट x टेंडिंग्स टू c f प्लस g x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c f x
प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी जी एक्स। दो फंक्शन सम में है, दोनों में अलग अलग लिमिट लग जाएगी। फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ सी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग जी सी। तो ये अभी आ गया एफ सी प्लस जी सी का सम। तो इसको भी कैसे लिखा जा सकता है, एफ प्लस जी होल सी। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट है ये एफ प्लस जी सी के इक्वल आ गई है, यानी कि एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इम्प्लाइज एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो इस तरह से एफ प्लस जी जो नया फंक्शन आया दोनों का सम करके वो भी सी पर कॉन्टिन्यूस है। नोट कर लीजिए। अब लिखा हुआ है if f and g are continuous at x is equals to c then f minus g is continuous at x is equals to c। कह रहा है अगर दो फंक्शन है f और g दोनों x is equal to c पर continuous है तो f minus g जो होगा वो भी x is equal to c पर continuous होगा। तो since fx and gx are continuous at x is equals to c, fx और gx दोनों x is equal to c पर continuous हैं, therefore limit x tending to c fx is equals to fc and limit x tending to c gx is equals to gc। ठीक है। now limit x tending to c f माइनस जी इंटू एक्स, इसको हमें f माइनस जी इंटू सी के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस जी एक्स, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग्स टू सी जी एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ सी, और लिमिट जी एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी सी। तो एफ सी माइनस जी सी को और कैसे लिख सकते हैं हम, एफ माइनस जी इंटू सी। तो इस तरह से देखिए जो इस नए फंक्शन की लिमिट थी जो डिफरेंस करने से आया था उसकी लिमिट एफ माइनस जी इंटू सी के इक्वल आ रही है। दिस इंप्लाइज एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। तो जो f माइनस जी है वो x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस है। नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये, इफ f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। अगर f और g दोनों x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस होंगे देन f इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो दोनों फंक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंस fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, fx और gx दोनों x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस हैं, therefore limit x tending to fx is equal to fc and limit x tending to gx is equal to gc। अब हमें प्रूव करना है ये जो नया फंक्शन आया है मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इंटू जी एक्स। फिर दोनों फंक्शंस में लिमिट अलग अलग लगा लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू c एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग्स टू c जी एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इंटू लिमिट x टेंडिंग्स टू c जी एक्स इज इक्वल टू जी सी। तो एफ सी इंटू जी सी क्या हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू जी सी। तो अब याद रखिए इस फंक्शन की जो लिमिट है वो इस फंक्शन की वैल्यू सी पर के इक्वल है। तो यानी कि एफ जी
is continuous at x is equals to c। इस तरह से जो एफ जी है वो भी x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है। तो नोट करिए। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों एक्स बराबर सी पर कॉन्टिन्यूस है, तो हमें प्रूव करना है कि एफ अपॉन जी मतलब उन दोनों फंक्शंस का जो डिवीजन होगा वो भी एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स और जी एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है, तो लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी एंड लिमिट जी एक्स इज इक्वल टू जी सी एट एक्स टेंडिंग्स टू सी। तो अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ अपॉन जी एक्स is equals to limit x tending to c fx upon gx is equals to limit x tending to c fx upon limit x tending to c gx। अब लिमिट x टेंडिंग टू fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका fc, और लिमिट x टेंडिंग टू c gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा gc। तो एफ सी अपॉन जी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन जी इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए जो इस नए फंक्शन की लिमिट है वो इसी फंक्शन की वैल्यू जो सी पे आएगी उसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये जो नया फंक्शन है वो भी एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो कॉरोलरीज है आपकी। फर्स्ट है f टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो मतलब ये हुआ कि अगर fx हमारा x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर हम उसकी कोई भी पावर के निकाल लें, मतलब होल पावर निकाल लें 2 3, तो जो नया फंक्शन बनेगा वो भी x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जहाँ पे जो पावर होगी स्मॉल n वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। उसके बाद 1 अपॉन एफ मतलब उस फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। बस कंडीशन ये है कि जो एफ सी हो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दो कॉरोलरीज थे इससे रिलेटेड, इसको नोट कर लीजिए। थ्योरम है आपकी, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, जहाँ पे f कॉन्टिन्यूअस है डोमेन d1 में और g कॉन्टिन्यूअस है डोमेन d2 में। तो अल्फा f इज कॉन्टिन्यूअस इन d1। तो जो अल्फा f होगा मतलब जो नया फंक्शन बनेगा f में अल्फा का मल्टीप्लाई करा के वो भी डोमेन d1 में कॉन्टिन्यूअस होगा, जहाँ अल्फा क्या चीज़ है, जहाँ अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकेंड है आपका f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस इन d1 इंटरसेक्शन d2। तो जो नया फंक्शन बनेगा f और g दोनों को ऐड करने पर वो डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 में कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब इन दोनों डोमेन के इंटरसेक्शन से जो नई डोमेन बनेगी उसमें हमारा f प्लस जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह से f माइनस जी जो होगा मतलब दोनों फंक्शन के डिफरेंस से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा d1 इंटरसेक्शन d2 में। एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस इन d1 इंटरसेक्शन d2। दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी d1 इंटरसेक्शन d2 में कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर दोनों फंक्शन के डिवाइड से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी d1 इंटरसेक्शन d2 में कॉन्टिन्यूअस होगा। बस कंडीशन ये है कि जहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये थ्योरम नंबर 2 है, इसको आप लोगों को बिना प्रूफ के याद रखना है, तो नोट कर लीजिए इसे। अब इस थ्योरम से रिलेटेड भी कॉरोलरीज है दो। पहली कॉरोलरी है f टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस इन d1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो f की पावर n होगा मतलब जो नया फंक्शन बनेगा स्क्वायर करने पर या क्यूब करने पर वो डोमेन d1 में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जहाँ पे जो पावर होगी फंक्शन की वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, उस फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी d1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट वेयर fx इज इक्वल टू जीरो। उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ पे fx की वैल्यू जीरो होगी उस केस में ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी।
जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा वहाँ पे जो फंक्शन का रेसिप्रोकल होगा वो डोमेन D1 में कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये नोट करिए। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब हर रियल नंबर पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सभी क्या है आपके पॉलिनोमियल्स। तो कह रहा है अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हर पॉइंट पे या हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो लेट कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा हर पॉइंट पे। तो हम कोई भी रियल नंबर लेट कर लेते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ सी। तो एफ सी निकल आएगा ए नॉट सी की पावर एन प्लस ए वन सी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू सी की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। अब हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ सी एफ एक्स सॉरी। तो लिमिट निकालेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी आप लोगों की ए नॉट सी टू द पावर एन प्लस ए वन सी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू सी की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन। तो यहाँ गौर से देखिए ये जो लिमिट है एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू सी पर वो एफ सी के क्या है इक्वल है। तो therefore limit x tending to c fx is equals to fc. So fx is continuous at x is equals to c. तो fx जो है वो x is equal to c पर क्या है कॉन्टिन्यूस है, और जो c क्या था वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था। तो इस तरह से जो fx होगा वो हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा, या ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, हर पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये थी थ्योरम नंबर 3, नोट कर लीजिए इसे। थ्योरम 3 से रिलेटेड दो कॉरोलरीज हैं आपकी। पहली कॉरोलरी एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कह रहा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन मतलब हम x कुछ भी रख दें फंक्शन की वैल्यू 2 ही आएगी, तो वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट कॉरोलरी आपकी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। आइडेंटिटी फंक्शन से मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे फंक्शन की भी वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे फंक्शन की वैल्यू भी 2 आएगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ऐसा फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी हर जगह आपका कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये दो कॉरोलरीज थी थ्योरम 3 से रिलेटेड, नोट कर लीजिए इसे। थ्योरम 4 है आपकी अ रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। कह रहा है कोई भी रेशनल फंक्शन अगर होगा तो वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो लेट एफ बी आ रेशनल फंक्शन। लेट कर लिया हमने कि जो f है वो रेशनल फंक्शन है। लेट f बी अ रेशनल फंक्शन, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स अपॉन एच एक्स। अब जब f एक रेशनल फंक्शन है तो एफ एक्स इस टाइप का होगा, जी एक्स अपॉन एच एक्स टाइप का। ऊपर एक फंक्शन होगा नीचे दूसरा फंक्शन होगा, वेयर जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल्स। जहां पे जी एक्स और एच एक्स आपके क्या हैं पॉलिनोमियल्स। नाउ
डी एफ, कैपिटल डी एफ का मतलब हो गया डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रियल नंबर। लेट कर लिया हमने कि जो एफ की जो ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी डोमेन है कैपिटल आर, रियल नंबर, एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर hx इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, लेकिन उन पॉइंट्स को छोड़ के जहां पे hx की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर hx की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो फंक्शन होगा फिर ये रेशनल नहीं रह जाएगा। तो जो डोमेन होगी fx की वो रियल नंबर होगी, लेकिन उन पॉइंट्स को छोड़ के जहां पे hx 0 होगा आपका। तो लेट कोई पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल सी, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, जहां जो किस पे बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ से, वेयर एच सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। एच सी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि डोमेन में वो पॉइंट है ही नहीं जहां पे एच एक्स 0 है। तो अगर हम सी को डोमेन एफ से बिलोंग करवा रहे हैं तो एच सी जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग्स टू c fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c gx अपॉन hx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c gx अपॉन लिमिट x टेंडिंग्स टू c hx। तो ये हो जाएगा gc अपॉन hc इज इक्वल्स टू, अब देखिए gx अपॉन hx किसके इक्वल है, fx के, तो gc अपॉन hc किसके इक्वल हो जाएगा, fc के। तो यहाँ पे देखिए जो लिमिट है fx की x टेंडिंग टू c पर वो fc के इक्वल आ रही है। दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो जो fx होगा वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये थी थ्योरम नंबर 4, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ अ फंक्शन f डिनोटेड बाय मॉड ऑफ f। इसको हम फंक्शन को दो वर्टिकल लाइंस के अंदर रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। इज डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ f इनटू x इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df। तो जो f फंक्शन की डोमेन होगी वहां से हम कोई भी वैल्यू लेंगे x की, तो मॉड ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एफ एक्स के। तो ये है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसका एब्सोल्यूट फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। ये तो ये होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। The absolute function of a function f denoted by mod of f is defined by mod of f into x is equal to mod of fx। इसको mod of f बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 5, इफ f is continuous at x is equal to c। कोई फंक्शन है जो कि x is equal to c पर कॉन्टिन्यूस है, देन मॉड ऑफ f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। तो उस फंक्शन का जो एब्सोल्यूट फंक्शन होगा वो भी x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, fx जो है वो x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग्स टू c fx इज इक्वल्स टू fc। now limit x tendings to c mod of f into x is equals to limit x tendings to c mod of fx। ये जो हमने लिखा है ये बाय डेफिनेशन लिखा है। उसके बाद लिमिट x टेंडिंग्स टू c, x टेंडिंग्स टू c fx। इस लिमिट को हम लोग अंदर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अभी आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू क्या था, fc। तो ये हो गया मॉड ऑफ fc। तो इस चीज को बाय डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ f इनटू
सी। तो अब देखिए इस फंक्शन की जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू सी पर, वो उसी फंक्शन की वैल्यू सी के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज mod of f is also continuous at x is equal to c। तो जो mod of f होगा वो भी x is equal to c पर continuous होगा। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 5, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को मालूम है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो थ्योरम है इससे रिलेटेड, ऑल द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x आर कॉन्टिन्यूस। जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहला है टू प्रूव sin x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है sin x क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन से मतलब ये ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और जो डोमेन है वो रियल नंबर है। जो f की डोमेन है आपकी वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो लेट c बी एनी रियल नंबर। लेट कर लिया कि c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देयरफॉर एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन c। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c साइन x। अब ये लिमिट निकालनी है हमें, पुटिंग x इज इक्वल्स टू c प्लस h। x को हम लोग c प्लस h पुट करेंगे एज x टेंडिंग्स टू c h टेंडिंग्स टू 0। पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू c प्लस h। अगर x की वैल्यू टेंड c की तरफ टेंड करती है तो h की वैल्यू किस तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ। देयरफॉर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन c प्लस h। अब यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये बचेगा साइन c इज इक्वल्स टू एफ सी। तो यहाँ बचा साइन c और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ सी की। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंडिंग टू c पर वो एफ सी के इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब साइन x जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉस x का प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ है आपका टू प्रूव cos x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमें प्रूफ करना है कि cos x जो होगा वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू cos x मान ली, और जो डोमेन है f का वो है रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा ये, लेट ऑल्सो लेट सी बी एनी रियल नंबर। c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका cos c। नाउ लिमिट x टेंडिंग्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू c cos x। फिर से हम लोग पुटिंग x इज इक्वल्स टू c प्लस h एज x टेंडिंग्स टू c h टेंडिंग्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग्स टू c cos c प्लस h। फिर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे cos a प्लस b का, cos a cos b प्लस माइनस साइन a
साइन बी, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। तो अब x यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो लिखना चाहिए था, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे h टेंडिंग्स टू जीरो, h टेंडिंग्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दी थी। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे cos c इंटू कॉस जीरो माइनस साइन c इंटू साइन जीरो। तो ये पूरा टर्म जीरो और ये cos जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी cos c। तो अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू एफ सी। तो इस तरह से जो लिमिट है एफ एक्स की एच टेंडिंग टू सी पर, वो एफ सी के इक्वल है। इसका मतलब जो cos x है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब देखिए tan x के लिए देखते हैं प्रूफ। टू प्रूव tan x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रूव करना है tan x जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। एज sin x एंड cos x both are continuous function। sin x और cos x दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अभी प्रूव कर चुके हैं हम। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नाउ tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो मतलब जो tan x है वो एक रेशनल फंक्शन हो गया, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सो इट इज continuous, so it is continuous for all x belongs to R intersection R except where cos x is equals to 0। तो मैंने बताया था कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है दोनों फंक्शंस के इंटरसेक्शन के डोमेन में। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर। कॉस एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर। और ये जो tan एक्स है उसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि डिवीजन के फॉर्म में है। तो जो ये tan एक्स होगा वो इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में जितने भी पॉइंट होंगे उस पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट वेयर cos x इज इक्वल टू 0। उन पॉइंट को छोड़ के जहां पे cos x क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज tan x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to real number except when x is a multiple of पाई बाय 2। तो जो tan x होगा वो हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा उन x की वैल्यू को छोड़ के जो पाई बाय 2 की मल्टीपल हो। क्यों, क्योंकि cos पाई बाय 2 की वैल्यू भी 90 होती है, cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 90 होती है, एक्सेप्ट व्हेन x इज ए ऑड मल्टीपल हो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इज एन ऑड मल्टीपल, x इज एन ऑड मल्टीपल, मल्टीपल नहीं सिर्फ x is an odd multiple of पाई बाय 2। तो जो tan x होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा हर रियल नंबर पे एक्सेप्ट व्हेन x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जब x जो है वो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा, मतलब cos पाई बाय 2 भी 0, cos 3 पाई बाय 2 भी 0, cos 5 पाई बाय 2 भी 0। तो सभी रियल नंबर पे tan x कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट जब x जो होगा वो ऑड मल्टीपल होगा पाई बाय 2 का। This implies tan x is continuous in its domain। तो जो tan x है वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। This implies tan x is a continuous function। तो जो tan x होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमने प्रूव किया, ये थर्ड था कि tan x किस तरह से कॉन्टिन्यूअस होता है। तो नोट कर लीजिए इसे। करना है कि cot x जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा।
तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर एक्स इज इक्वल टू एन पाई। वहाँ उन पॉइंट पे छोड़ के जहाँ पे x इज इक्वल टू एन पाई होगा, जहाँ n क्या है 0 1 2 3, तो उन पॉइंट्स को छोड़ के कॉट एक्स जो होगा सभी पर डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे तो 0 पाई इंटू पाई, 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। 1 रखेंगे तो 1 इंटू पाई पाई, x इज इक्वल टू पाई, तो कॉट पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कॉट 2 पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होगी, कॉट 3 पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होगी। तो जो हमारा फंक्शन है कॉट एक्स वो इन पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड होगा, बाकी सारे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा इनको छोड़ के। तो अब हमें प्रूव करना है कि कॉट एक्स जो है वो अपने डोमेन में जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर कॉट एक्स अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो कॉट एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो एज cos x and sin x both are continuous function in their respective domain। तो जो cos x और sin x हैं दोनों अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, और cos x sin x के डोमेन क्या होते हैं? दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो cos यहाँ पे cos x का भी डोमेन रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर, और sin x का डोमेन भी सारे रियल नंबर होंगे। देयरफॉर क्वोशिएंट cos x upon sin x is continuous in x belongs to R इंटरसेक्शन R। तो ये जो क्वोशिएंट होगा cos x अपॉन sin x, ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा? R इंटरसेक्शन R, मतलब इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन से जो डोमेन बनेगा उस डोमेन में cos x अपॉन sin x कॉन्टिन्यूस होगा, एक्सेप्ट वेयर sin x इज इक्वल्स टू 0। उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ पे sin x 0 होगा, क्योंकि sin x अगर 0 हो गया तो cos x अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो दिस इम्प्लाइज cot x इज continuous in cot x is continuous for all x belongs to R except where x is equals to n pi, where n is equals to 0 1 2 3 and so on। तो cot x जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा सारे रियल नंबर पे एक्सेप्ट वेयर x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n पाई होगा। दिस इम्प्लाइज cot x is continuous in its domain। तो जो cot x होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा अपने डोमेन में, इसका डोमेन यही था फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये। तो इसका मतलब cot x इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, cot x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। दिस इम्प्लाइज cot x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जो cot x है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका टू प्रूव sec x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि जो sec x है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू sec x, एफ एक्स को हम लोग sec x लेट कर देते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, एक्सेप्ट वेयर x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ पे x जो होगा वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, sec 3 पाई बाई 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो sec x का डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हमें क्या करना है? sec x को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो अगर ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा, ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो sec x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं।
as cos x is a continuous function for all x belongs to R। तो cos x क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। therefore 1 upon cos x is continuous for all x belongs to R except where cos x is equals to 0। तो जो 1 अपॉन cos x होगा वो x के हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होगा उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ पे cos x 0 होगा। दिस implies sec x is continuous for all x belongs to R except where x is an odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2। तो sec x जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा हर रियल नंबर पे उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ पे x जो होगा वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, क्योंकि 1 अपॉन cos x हो जाएगा sec x। तो दिस implies sec x is continuous in its domain। तो sec x जो है वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। दिस implies sec x is a continuous function। तो sec x जो होगा वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो हमने आप लोगों को sin x का बता दिया, cos x का प्रूफ बता दिया कैसे कॉन्टिन्यूस होता है, tan x का बता दिया, sec x का बता दिया, cot x का बता दिया। अब एक बचा है cosec x का, वो आप लोग अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी। द बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो जो बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक, तो ये था। अब हम लोग देखते हैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए। प्रूव करना है कि mod cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो mod cos x होगा या जो एब्सोल्यूट फंक्शन होगा cos x का वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले एज cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो जो cos x होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका हम लोग प्रूफ भी देख चुके हैं। तो दिस implies mod cos x is a continuous function for all x belongs to R। तो जो mod cos x होगा वो भी एक continuous function होगा for all x belongs to R। इससे रिलेटेड भी थ्योरम थी कि अगर f is a continuous function for all x belongs to R, therefore mod f is a continuous या is also a continuous function for all x belongs to R। कि अगर कोई फंक्शन है जो x belongs to R में कॉन्टिन्यूस है तो उसका जो एब्सोल्यूट फंक्शन होगा वो भी x belongs to R में कॉन्टिन्यूस होगा। तो जो mod cos x है वो भी कॉन्टिन्यूस है for all x belongs to R। This implies absolute function of cos x is continuous। ये हमारा प्रूफ होगा, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट मॉड ऑफ sin x प्लस cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जो sin x प्लस cos x होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एज sin x एंड cos x इज कॉन्टिन्यूअस
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो जो साइन x और कॉस x होते हैं दोनों x बिलोंग्स टू r के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं। दिस इम्प्लाइज साइन x प्लस कॉस x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन r। तो जो इन दोनों का सम होगा वो कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में कॉन्टिन्यूस होगा। इससे भी रिलेटेड थ्योरम थी हमारी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन D1 एंड Gx इज कॉन्टिन्यूस इन D2। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है D1 में और Gx कॉन्टिन्यूस है D2 में, देयरफॉर एफ एक्स प्लस Gx इज कॉन्टिन्यूस इन D1 इंटरसेक्शन D2। तो जो एफ एक्स प्लस Gx होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा D1 इंटरसेक्शन D2 में। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है रियल नंबर में और कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है रियल नंबर में। तो ये दो फंक्शन है, इन दोनों का जो सम होगा वो कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में। तो दिस इम्प्लाइज मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन r। तो अगर कोई फंक्शन है जो दिए गए डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो उसका जो एब्सोल्यूट फंक्शन होगा वो भी दिए गए उसी के डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा। थ्योरम अभी पीछे वाले क्वेश्चन में लिखवाई थी मैंने। तो दिस इम्प्लाइज मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये प्रूव हो गया, आपका नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 4 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -2 और +2, क्योंकि -2 और +2 पे जो फंक्शन होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जब हम x की जगह डिनोमिनेटर में -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे +4 हो जाएगा और 4 - 4 0, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर अगर हम लोग +2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, फिर से नॉट डिफाइंड। तो ये इसका जो डोमेन होगा ये सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -2 और +2। इस तरह से अगर ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सिंस एफ एक्स इज अ रेशनल फंक्शन, एफ एक्स इज अ रेशनल फंक्शन एंड रेशनल फंक्शन is always continuous in its domain। एफ एक्स क्या है, एक रेशनल फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का। तो एफ एक्स क्या है, एक रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन जो होता है वो अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। इससे रिलेटेड मैंने थ्योरम भी बताई है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके पास और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।